हमने और हमारे साथियों ने मिलकर विमर्श किया। हमने ही सुझाव दिया पार्टी के साथियों को कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को और दलित महादलित समाज के लोगों को अलग से बैठाइए, अलग से उनकी बैठक कीजिए। बाकी पार्टी की बैठक होती है तो उसमें तो सभी लोग आते ही हैं, लेकिन विशेष करके अति पिछड़ा समाज के लोगों को अलग से बैठाइए और दलित महादलित समाज के लोगों को अलग से बैठाइए। इसके पीछे मेरा जो पहले का अनुभव है, आप सब लोगों ने, आपको याद होगा ही, 5 साल तक मेरे ऊपर आशीर्वाद आपने दिया था और आपके आशीर्वाद से भारत सरकार में मंत्री बनने का मुझको अवसर मिला था। उस वक्त नामांकन जिस दिन मैंने किया था उसके 2 दिन पहले तक मुझको भी नहीं मालूम था कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र से हमको उम्मीदवार होना, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से हमको उम्मीदवार होना। लेकिन आए और आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद का परिणाम हुआ कि भारत सरकार में हम मंत्री बन गए। तो आपने जो ताकत उस वक्त दी, अब मंत्री बनने के बाद उस ताकत का इस्तेमाल आपके लिए करना हमारी ड्यूटी बनती थी। अब उस हिसाब से जब काम करना हमने शुरू किया तो देखिए, व्यवहारिक चीज है, जरा इसको देखिएगा। जो व्यक्ति या जो समुदाय, जो लोग सबसे ज्यादा वोट देकर किसी को जिताने का काम करते हैं, जब जीतने के बाद अधिकार लेने का समय होता है, वही लोग पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हो जाते हैं। वोट देने के समय सबसे आगे और अपना अधिकार लेने के समय सबसे पीछे। यही अति पिछड़ा समाज के लोग सत्ता में चाहे जो लोग भी रहे हो, पहले भी लालू जी के समय कहा जाता था कि बक्सा से जीन निकल गया। उस समय मशीन से नहीं, बक्सा में वोट डाला जाता था। तो लालू जी के लोग जीत जाते थे बहुत मार्जिन से, तो कहते थे कि बक्सा से जीन निकल गया। अरे बक्सा से जीन क्या निकल गया, यही गरीब लोग जो बैठे हुए हैं, एक मुश्त वोट दिया इसलिए बक्सा से जीन निकल गया। यही पिछड़ा समाज के लोग, दलित महादलित समाज। तो वोट देने के समय सबसे आगे नीतीश कुमार जी भी बने, तो सबसे पहले नीतीश जी को किसने साथ दिया? समता पार्टी जब बनी थी, हमारे साथी यहाँ चर्चा कर रहे थे, समता पार्टी जब बनी थी उस संघर्ष में बिहार में जो आतंक और पाखंड का माहौल था, उस माहौल में कोई निकलना नहीं चाहता था। हम लोग भी निकलते थे समता पार्टी का झंडा लेकर के, तो कोई भय से अपने घर में बैठाने के लिए बैठाता नहीं था। तो उस वक्त शुरुआती दौर में लक्कू समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने, और उसके बाद सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर अगर हिस्सा किसी ने लिया, जो बैठने की जगह किसी ने दी, तो इसी अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह। बाद में चलकर सब लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार जी को। अति पिछड़ा, दलित महादलित, अल्पसंख्यक जमात के भी कुछ लोगों ने, ओबीसी, ईबीसी या सवर्ण जमात के भी बहुत सारे लोगों ने, उन लोगों ने भी वोट दिया। तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सबसे पहले बैठने की जगह देने वाले आप लोग, समता पार्टी के संघर्ष के दौर में, और वोट देने में भी उसी तरह से। आप लोग जब वोट का दिन होता है ना, उस दिन आपके घर की यहाँ माता बहन बैठी हुई, इनको चिंता नहीं रहती है कि गर्मी का समय है, मई का महीना है, जून का महीना है, तो महिला है, वोट कैसे गिराने जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा के घर की महिला तो 4 बार सोचती है कि बड़ा धूप है, आज वोट गिराने नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग बाले बच्चे जिनका नाम होता है, वोट गिराने के बाद ही आप कोई काम करते हैं। मतलब टोटल वोट आपका जहां भी जाता है, जिसके पक्ष में टोटल वोट आप लोग डालते हैं, और जिनको आप लोग वोट देते हैं वही चुनाव जीतकर सत्ता में जाता है। लेकिन वोट देने के समय सबसे आगे होते हैं, और जब काम लेना होता है तो आप लोग पीछे होते हैं। कई बार तो हम लोग कहते रहते हैं, हम जब मंत्री थे उस समय भी
हम कहीं भी जाते थे कार्यक्रम वगैरह में या इस तरह से गांव में भी, तो कुछ चेहरा जिसको हम पहचानते थे अति पिछड़ा दलित महादलित समाज का, हमने महसूस किया था कि वोट के समय तो ये लड़का बहुत आगे था और आज सबसे पीछे खड़ा है। अब उसको बुलाते थे कि तुम आगे क्यों नहीं आते हो, तो आकर बाद में कहता था कि कैसे आवे, वहां तो और लोग बैठे हुए रहते हैं। उस वक्त हम उसको समझाते थे और वही बात हम आपको भी कहने हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए सजग रहिएगा, सिर्फ वोट डालने के समय ही मुस्तैदी नहीं, वोट डालने के समय तो मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है ही, लेकिन साथ ही साथ अपना अधिकार जब लेना हो तो उस समय भी सजग रहने की जरूरत है। माता बहन यहाँ बैठी हुई है, सजग नहीं रहिएगा, घर में रोटी सब्जी बनाकर रखकर आ जाइएगा, दूध गर्म करके कटोरा में रखकर आ जाइएगा। सजग नहीं रहिएगा तो पीछे से, घर के पीछे से बिल्ली आएगी और दूधवा पी जाएगी। होता है कि नहीं होता है? तो जब दूध और रोटी बचाने के लिए सजग होना पड़ता है, तो अपने अधिकार को लेने के लिए सजग नहीं रहिएगा तो दूसरे लोग तो ले लेंगे आपका अधिकार, और दूसरे उस समय मजबूरी भी हो जाती है। देखिए एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे। जब भारत सरकार में हम मंत्री थे, बाकी काम की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, उसका समय नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखाने का पावर हमको मिला था। उस वक्त हम जिस बच्चा का नाम चाहते देश के किसी केंद्रीय विद्यालय में वहां नाम लिखवा सकते थे। इस ताकत का इस्तेमाल करके काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हजारों बच्चों का नामांकन हमने बनारस में, गया में, पटना में, दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता में, न जाने कहां कहां हजारों बच्चों का नाम लिखवाया, और काराकाट से बाहर के लोगों का भी नाम लिखवाते थे। लेकिन काराकाट में उस वक्त जब हम नाम लिखवाने का पावर मुझको मिला था, उस वक्त हम यह नहीं देखते थे कि काराकाट से कोई आवेदन आया है तो आवेदन किसका है, किस जाति का है, किस धर्म का है, वोट दिया कि नहीं दिया। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन उनके बच्चा का भी नाम लिखा गया होगा। रणविजय बाबू तो उस समय हमारे विरोध में थे, 2014 में हमारे विरोध में थे, लेकिन इन्होंने भी 2-4 बच्चों का नाम कहा तो हमने केंद्रीय विद्यालय में इनकी अनुशंसा पर भी नाम लिखा। हाँ बिल्कुल, बात भी नहीं करते थे हम लोग, तो विरोधी से थोड़ा बात भी कर लेते हैं। रणविजय बाबू तो इस मामला में थोड़ा ज्यादा टाइट है, हालांकि इतना टाइट नहीं रहना चाहिए, हम इनसे आग्रह करना चाहते हैं। अरे वोट की लड़ाई में कोई समझौता नहीं है, लेकिन बाद में दोस्ती थोड़ा अगर सामाजिक काम में निभाना है तो उसमें बहुत संकोच भी नहीं रखना चाहिए। समाज में तनाव रहित वातावरण का अलग विषय है। तो नाम हमने लिखवाया, तो नाम लिखवाने के समय देखिए हम सिर्फ इतना ही देखते थे आवेदन पर कि काराकाट का है, काराकाट का पता देख करके जिसने भी हमारे यहाँ कहा, अधिकांश बच्चों का नाम हमने लिखवाने का काम किया। लेकिन उस वक्त भी जो लोग हमारे यहाँ आवेदन लेकर आए या किसी माध्यम से हम तक पहुंचे, उन्हीं लोगों का नाम लिखाया होगा ना। अब स्वाभाविक रूप से जो लोग ज्यादा आए होंगे उनका ज्यादा नाम लिखाया होगा, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं अगर हम उसका स्टडी करवावे कि कितना किलो का नाम लिखाया, तो स्वाभाविक रूप से मुझको यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि अति पिछड़ा समाज के लोगों का, दलित महादलित समाज के बच्चों का नाम बहुत कम लिखाया होगा, कम लिखाया होगा। कुछ लिखाया होगा लेकिन कम लिखाया होगा, इसलिए कि वोट देने में आप आगे और काम लेना है उस समय आप पीछे। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम कैसे जाएं, वहां दूसरे लोग बैठे हुए हैं। अरे भैया, दूसरे लोग बैठे रहेंगे, कुर्सी खाली नहीं रहेगी। आप आइएगा तो आपका जो हिस्सा है उस हिस्सा पर कुर्सी आपको भी मिलेगी, और बाकी लोगों का जितना हिस्सा है उतना ही लेंगे ना कोई उतना। अगर आप नहीं आइएगा तो स्वाभाविक रूप से आपका हिस्सा कोई दूसरा ले लेगा और लेता होगा कोई दूसरा हिस्सा। देखिए समाज में, और आप अब तो जातीय जनगणना के बाद 36% आप हैं, तो 36% वाला पीछे रहेगा।
36% वाला पीछे नहीं रहना चाहिए। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, इसके लिए सजग रहने की जरूरत और वक्त को पहचानने की जरूरत। देखिए, जिस तरह से आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था 2014 में, और हमारी पार्टी उस वक्त एनडीए में हिस्सेदार बन गई थी, भारत सरकार में हिस्सेदार बन गई थी। जिस तरह से उस वक्त भारत सरकार में हमारी पार्टी हिस्सेदार बन गई थी, इस बार भी हमारी पार्टी एनडीए में शामिल है। और जिस तरह से प्रत्येक दिन सूरज का पूरब में उगना निश्चित है, उसी तरह से लाख विरोधी लोग छटपटा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन भारत की सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए का नेता, आज का प्रधानमंत्री, फिर दोबारा वही पिछड़ा समाज का बेटा नरेंद्र मोदी ही बैठेगा। यह तय है, यह तय है। तो इतना जब तय है तो आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं, इस बार भी हमारी पार्टी को अगर ताकत दीजिएगा तो पिछली बार की तरह हमारी पार्टी इस बार भी भारत सरकार में हिस्सेदार बनेगी, निश्चित रूप से भारत सरकार में हिस्सेदार बनेगी। अब आप सब लोगों के ऊपर है, भारत सरकार में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं हमारी पार्टी को, तो आप सब लोग मिलकर भरोसा करने का काम कीजिए। और जब हमारी पार्टी हिस्सेदार बनेगी तब आपको और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। विरोधी लोग आएंगे और अनेक तरह की बात करेंगे, कंफ्यूजन पैदा करने की बात करेंगे। एक तो 35 साल लालू यादव जी की सरकार, 15 साल, और नीतीश जी की सरकार लगभग 20 साल, 35 साल। और 35 साल में कहां पहुंचा बिहार के लोग ने। देखिए, जो गरीब लोग हैं, सरकार से सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है उनको? दो चीज की जरूरत सरकार से सबसे ज्यादा है। एक है स्वास्थ्य के संदर्भ में, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, अस्पताल में इलाज का मामला हो, तो गरीब आदमी को सरकार की मदद चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को सरकार की मदद नहीं मिलेगी तो प्राइवेट अस्पताल में उसके पास पैसा कहाँ है कि जा पाएगा। सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। प्राइवेट में तो जिनके पास पैसा है, कोई सरकारी अस्पताल में जाता है क्या? जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो उसी सरकारी अस्पताल में, जिस सरकारी अस्पताल की दुर्दशा आप सब लोग देख रहे हैं। अब 35 साल में लालू जी और नीतीश जी मिलकर एक अस्पताल को नहीं ठीक कर पाए तो क्या स्वास्थ्य की स्थिति है आप सब लोगों को मालूम। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, देखिए, किसी तरह का अधिकार आपको मिल जाए, आरक्षण चाहे जितना मिल जाए, लेकिन उस आरक्षण का लाभ, अभी आरोप लगता है और सही आरोप लगता है कि जो ओबीसी के लिए आरक्षण मिला, अलग बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी दूरदर्शी थे, बिहार में तो उन्होंने अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए अलग अलग कर दिया, लेकिन भारत सरकार में तो ओबीसी के लिए एक साथ आरक्षण है, एक साथ आरक्षण है। तो आरोप लगता है कि भारत सरकार में जो ओबीसी के लिए आरक्षण है, उसमें बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनका आज तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। जो ऊपर वाले लोग हैं वही लोग ज्यादा ले लेते हैं ओबीसी में भी। भैया क्यों नहीं ले लेंगे? क्यों नहीं ले लेंगे? देखिए, आरक्षण का लाभ भी तभी मिलेगा जिसके घर का बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कहां से आरक्षण का लाभ मिल पाएगा? और जब नहीं मिल पाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो कुछ भी कर लीजिए, विकास मुकम्मल नहीं हो सकता है शिक्षा के बिना। शिक्षा होगी तभी विकास गरीब लोगों का भी हो पाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आज हम डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं ना, डॉक्टर अंबेडकर किसी तरह से पढ़कर उतने बड़े विद्वान बने, तब आज हम उनके सामने सर झुकाने का काम करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के बिना गरीबों के कल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं। और 25 साल में पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति हो गई? देखिए, पढ़ाई लिखाई के मामला में भी गरीब लोगों की दुर्गति है। पैसे वाले लोग तो प्राइवेट में अपने बच्चों को भेजते हैं। ये जो मास्टर साहब यहाँ भी कई सुन रहे होंगे, हमारे आपके घर के मास्टर साहब हैं, लेकिन मास्टर साहब जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं वहां से वेतन लेते हैं। पता कर लीजिएगा,
पढ़ाते होंगे वहाँ, वेतन लेते होंगे वहां से, लेकिन अपना बेटा बेटी को उस स्कूल में मास्टर साहब भी नहीं पढ़ाते। उनका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। सरकारी स्कूल में तो गरीब लोगों का बच्चा ही पढ़ता है, जहाँ क्या पढ़ाई लिखाई की स्थिति। तो 35 साल को दिया, 35 साल में अब क्या कोई समय होता और फिर उनका समझते हैं मुझको भी जब उन्होंने फैसला लिया उसी हाथ में सौंप दे जहां से बाहर निकाल लोगों ने नीतीश जी पर क्या कहा था कि बिहार को हम आतंक पाखंड से बाहर निकालेंगे, उस आतंक राज से बाहर निकालेंगे। और उस समय की बात तो छोड़ दीजिए, अभी 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इस 20 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश जी ने क्या कहकर वोट लिया था? यही कहा था 15 साल बनाम 15 साल, मतलब लालू जी का शासन खराब था, हमने अच्छा किया इसलिए वोट दे दीजिए। यही कहकर नीतीश जी ने वोट लिया है आप सब लोगों से। और उसके बाद अब जब नीतीश जी की राजनीति की अंतिम पारी है, अब उनकी राजनीति समाप्ति की ओर है, उम्र के कारण या जिस कारण से भी, अब नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि हम आरजेडी के हाथों में बिहार को सौंप देंगे। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। तो भाई और मित्रों, अब नीतीश जी तो जिस रास्ते पर चले गए हैं, अब उस रास्ते पर अगर बिहार उनकी बातों में आकर अगर आप सब लोगों ने उनका साथ दिया और बिहार फिर से वही चला गया, तो जो आतंक और पाखंड का वातावरण था 2005 से पहले, बिहार फिर उसी स्थिति में चला जाएगा। इसलिए कृपा करके वहां तो मत जाने दीजिए, इन लोगों के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास करेंगे, कंफ्यूजन के रूप में कुछ नाम लेंगे, कहेंगे कि केंद्र में फलाने की सरकार आ जाएगी तो संविधान बर्बाद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, चिलाना हो जाएगा। हम आपको आपकी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। देखिए, आप सब लोग अगर सजग रहिएगा, दलित समाज के लोग भी समाज के लोग सजग रहेंगे तो कोई संविधान में परिवर्तन लाने का काम नहीं कर पाएगी। ऐसा हुआ है। याद कीजिए, अभी से कुछ साल पहले दलित भाइयों के ऊपर जो कहीं अत्याचार होता है, उससे रक्षा के लिए, बचाव के लिए जो कानून बना हुआ है, उस कानून में संशोधन की बात हो रही थी। न्यायालय के एक आदेश के कारण उस वक्त पूरे देश भर के दलित लोग एक दिन देश भर में सड़क पर आ गए। शाम होते होते भारत सरकार को बयान देना पड़ा कि न्यायालय के उस आदेश को हम प्रभावहीन करने के लिए कानून में बदलाव करेंगे, और भारत सरकार को यह काम करना पड़ा। और दूसरा उदाहरण, अरे क्या इधर करने लगे, क्या करवा रहे? दूसरा उदाहरण आप सब लोगों को याद होगा, कृषि कानून देश में आया था। कृषि कानून आया था, देश भर के किसान लोग आंदोलित हो गए, लगभग साल भर तक आंदोलन चला, और किसानों के आंदोलन से विवश होकर भारत सरकार के प्रधानमंत्री को आना पड़ा और आकर उनको कहना पड़ा काम करे। आप लोग सजग रहिएगा, कोई कर पाएगा कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एक तो आप लगे रहिए, और दूसरा वकील को आप ताकत दीजिए। अभी की बात नहीं है, हम सिर्फ अभी नहीं बोल रहे। याद होगा आप सब लोग, अभी जोगिंदर चौहान जी को जब बोल रहे थे, न्यायपालिका में, खास करके उच्चतर न्यायपालिका में